नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर मिल रही है। गौरीकुंड से बाबा केदार की पंचमुखी विग्रह डोली रवाना। आज केदारनाथ पहुंचेगी बाबा केदार की चल विग्रह डोली। 10 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। 10 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के भी खुलेंगे कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरीकुंड के गौरी माई मंदिर से में रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है। डोली को पूरी विधि विधान के साथ बाबा केदार के जयकारों के साथ रवाना किया गया। वहीं डोली के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त भी केदारनाथ धाम के लिए निकल गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट कल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और इसके लिए बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली भी आज केदारनाथ में पहुंच जाएगी। और भीड़ देख सकते हैं कितनी। 10 मई यानी कल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। वहीं मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को बद्री केदार आने का आमंत्रण भी दिया है। बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने कल बुधवार को भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार भेंट की, साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं पर चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को भगवान केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर उन्हें निमंत्रण भी दिया है। सिख धार्मिक आस्था का संगम पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के गुरु आस्था पथ और गुरुद्वारा के आसपास के परिसर में पसरी बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय सेना के 35 जाबाज जवानों और गुरुद्वारा प्रबंधन के सेवादारों ने मिलकर बुधवार को श्री हेमकुंड साहिब धाम से अटलाकोटी टॉप ब्रिज तक पहुंचने वाली सीढ़ियों से बर्फ हटाकर यहां पैदल आवाजाही का रास्ता तैयार कर लिया है, जबकि अभी घोड़ा डंडीकंडी वाले आम रास्ते को खोलने का काम भी लगातार जारी है। बता दें कि हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा 25 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में भारतीय सेना के जवान श्री हेमकुंड साहिब के गुरु आस्था पथ से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां भी हैं हेमकुंड साहिब में, क्योंकि यात्री भी पहुंचते हैं बड़ी संख्या में? बिल्कुल विशाल जी, देखिए अब तक करीब 45,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीकरण भी कर दिया है और लगातार जो हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है वो यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पे जुटी हुई है। अगर बात की जाए आस्था पथ की तो जो बेस कैंप है, यात्रा बेस कैंप गोविंद घाट से लेके हेमकुंड तक जो है पूरी जिला प्रशासन से लेके तमाम कार्यदायी संस्थाएं जो है व्यवस्थाएं जुटाने में लगी हुई है। और गोविंद धाम से जो 4 से 5 किलोमीटर का जो रूट है हेमकुंड साहिब तक का जो आस्था पथ है उसमें अटलाकोड़ी से हेमकुंड साहिब तक जो एक वैकल्पिक पैदल मार्ग है 1100 सीढ़ियों का, उससे जो है सेना के जवानों ने बर्फ हटाने का काम कल पूरा कर दिया है। और अब जो है जो आम श्रद्धालुओं के लिए डंडी कंडी और जो घोड़े खच्चर आवाजाही करते हैं उस मार्ग पे जो है सेना के जवान और गुरुद्वारा के सेवादार जो 35 से 40 की संख्या में है वो आज से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। और लगभग जो 20 तारीख तक पूरा आस्था पथ जो है 4 किलोमीटर का जो ये है वहां से बर्फ हटाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। और 25 तारीख को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, लिहाजा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। गुरुद्वारा परिसर के आसपास का पूरा जो बर्फ जो पसरा हुआ था बर्फ भी हटा दी गई है। और लगातार जो है जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और जो स्थानीय इको डेवलपमेंट कमेटी है वो पूरी अवस्थापन व्यवस्थाएं जो यहाँ पे जुटाने में लगी हुई है। जी अच्छा संजय, क्योंकि बड़ी संख्या में हेमकुंड साहिब में जाते हैं यात्री और रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं बड़ी संख्या में, तो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जब यात्री यहां पर पहुंचेंगे तो उनको कैसे बेहतर व्यवस्था सरकार देगी? विशाल जी, देखिए हेमकुंड साहिब के लिए
जो बद्रीनाथ आए हुए हैं गोविंद घाट यहाँ का यात्रा बेस कैंप है और गोविंद घाट में भी गुरुद्वारा है, जोशीमठ में भी गुरुद्वारा है और गोविंद धाम घांगरे में भी विशाल गुरुद्वारा है। लिहाजा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पूरी व्यवस्थाएं अपने सिख श्रद्धालुओं के लिए करती है और जो गोविंद धाम घांगरे है वहाँ पे कम से कम 5,000 यात्रियों के लिए जो है बेहतर रहने खाने की व्यवस्थाएं होती है। तो हेमकुंड साहिब को लेकर के सरकार पूरी तरह संजीदा है और यहाँ पे प्रतिदिन अगर 10 से 12,000 श्रद्धालु भी पहुंचते हैं तो यहाँ पे पूरी तरह की व्यवस्थाएं जो है खान पान से लेके रहने के लिए और आवाजाही के लिए घोड़े खच्चर से लेके हेली सर्विस से लेके हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध होती है। केवल थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार को सचेत रहना होगा। बाकी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पूरी तरह यात्रा को पूरे फौरी तौर पर जो दुरुस्त करने के लिए अभी भी जो 13,000 से 14,000 फीट पर जो है व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं जिला प्रशासन और लगातार यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं जिला प्रशासन की श्रद्धालुओं को हेमकुंड साहिब आने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पहाड़ों में वनाग्नि के चलते फैले धुएं से लोगों को थोड़ी निजात मिली ही थी कि आज फिर से मौसम का मिजाज बदलने से चारों तरफ सफेद कोहरा नजर आ रहा है। सीमांत जिला चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भी आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने भी आज तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी इलाकों में गर्मी की तपिश बढ़ने से लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब तक प्रदेश में वनाग्नि की 1038 घटनाएं आई सामने। 1385 हेक्टेयर जंगल जलकर हो चुके हैं खाक। बुधवार को वनाग्नि की घटनाओं में कमी देखी गई और बीते 24 घंटे में 40 मामले सामने आए, जिसमें कि करीब 70 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में है। बीते दिन गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की 13 घटनाएं देखी गई तो वहीं कुमाऊं मंडल में 25 घटनाएं सामने आई। आग की चपेट में कुल 69.73 हेक्टेयर जंगल। वन विभाग ने 717 वन अपराध के मामले भी दर्ज किए हैं। इसमें अज्ञात के खिलाफ 356 और ज्ञात के खिलाफ 61 मामले दर्ज किए गए हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी और ऐसे में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, तो अब यह भी देखा जा रहा है कि इसमें कमी भी अब देखी जा रही है। किस तरह से वनाग्नि को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? जी विशाल, देखिए प्रदेश में वनाग्नि जिस तरीके से विकराल रूप ले रही थी और लगातार जो है आबादी तक ये वनाग्नि जो है वो फैल रही थी और तो अभी वहीं अब तक अगर प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की बात की जाए तो करीब 1038 घटनाएं सामने आई है, जिसमें की 1385 हेक्टेयर जंगल जो है जलकर वो खाक हो चुके हैं। तो वहीं अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 40 मामले सामने आए हैं, जिनमें साफ तौर पर जो घटनाएं जो वनाग्नि की फैल रही थी हो रही थी उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसमें की करीब 70 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आए हैं। तो बीते अगर गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो 13 घटनाएं, वहीं कुमाऊं मंडल में सबसे अधिक 25 घटनाएं जो है वनाग्नि की सामने आई है। तो वहीं जिस तरीके से लगातार वनाग्नि को पर काबू पाने के लिए लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, वन विभाग की टीम हो, तो लगातार लगी हुई है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 की मदद से जो है लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो अभी तक जो है बात की जाए 44,600 लीटर पानी का छिड़काव वायुसेना के हेलीकॉप्टर से किया गया है। तो यानी कि पूरा आग पर काबू पाने के लिए लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और बीते 24 घंटे में जिस तरीके से मौसम का भी जो मौसम रहा है उससे भी काफी मदद जो है मिली है वनाग्नि पर काबू पाने के लिए। तो वहीं वनाग्नि के मामलों को में जिस तरीके से कई लोगों के द्वारा आग भी लगाई गई है जंगलों में, तो उन पर भी लगातार कार्यवाही हो रही है। 417 वन अपराध के मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं, जिसमें अज्ञात के खिलाफ 356 तो वहीं ज्ञात के खिलाफ 61 मामले शामिल है और 75 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें 9 के खिलाफ जो मुकदमा भी चल रहा है। तो यानी कि अब पूरे अलर्ट मोड पर जो है प्रशासन दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसी के चलते लापरवाही के चलते भी कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है और
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है जो जंगलों में आग लग रही है उस पर काबू पाया जाए और जल्द से जल्द जो है ये आग जो विकराल रूप ले रही है इसे रोका जाए। अच्छा अरुण, जिस तरह से आबादी वाले क्षेत्रों तक ये आग पहुंच गई थी और ऐसे में जो वहां पर स्थानीय लोग थे उनको भी धुएं के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो क्या उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की है राज्य सरकार ने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो धुआं फैल रहा है, जो पर्यावरण को भी काफी नुकसान इससे पहुंच रहा है, जो जंगलों में आग लग रही है उसमें धुआं फैल रहा है, तो कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई है। तो ऐसे में उनके लिए भी लगातार पूरी जो है सुविधाएं उन्हें भी दी जा रही है, लगातार डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है, सरकारी अस्पतालों में उनकी सुविधा के लिए जो है तमाम टीमें लगाई गई है। तो यानी कि जो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो घायल भी हो रहे हैं, तो उनके लिए भी पूरी सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से की गई। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी जिले के जंगलों में लगी आग से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अपर वन प्रमुख संरक्षक गढ़वाल नरेश कुमार पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने डोब श्रीकोट के पास वन विभाग के कर्मचारियों के साथ वनाग्नि को बुझाने की कोशिश भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊंची पहाड़ियों पर वनाग्नि नियंत्रण वन विभाग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, जो कि पानी के बकेट से 2500 लीटर पानी हर एक राउंड में छोड़ रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा कर चारधाम यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा है कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों और संगठनों को निरंतर जुटे रहना होगा, ताकि तीर्थयात्री यहां से अच्छा अनुभव लेकर जाएं और यात्रा का स्वरूप अधिक बेहतर और व्यापक हो सके। हाँ, 10 तारीख को हमारे माता यमुनोत्री के कपाट खुलने वाले हैं, तो जो भी हमने पिछले 2-3 महीने में जो कार्य करने थे वो पूरे हो चुके हैं और उसी को देखने के लिए मैं एक आज भ्रमण किया मैंने। उस भ्रमण में पूरी मैंने व्यवस्था का आकलन किया और सफाई की व्यवस्था हो, शौचालय की हो, पेयजल से संबंधित हो, पार्किंग की हो और अन्य आपके हमारे जो घोड़ा खच्चर दंडी हंडी के बारे में है और जो भी व्यवस्थाएं हमने यहाँ करनी थी और वो ऑलमोस्ट पूर्ण हो गई है। अब उसका लास्ट मिनट में कहीं पर कोई गैप्स ना हो उसको देखने के लिए आज मैं आया और काफ़ी बृहद रूप से सभी अधिकारियों से चर्चा हुई और जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई और यमुनोत्री टेम्पल कमेटी के लोगों ने भी आपको सुझाव दिए और सभी ने ये आश्वासन दिया है कि इस बार यात्रा बड़ी हमारी अच्छी निकलेगी। 10 मई यानी कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान 8 हेली कंपनियों की ओर से गुप्तकाशी फाटा शैनी से उड़ानें चलाई जाएंगी, जबकि ट्रांस भारत एविएशन को 2 जगह से उड़ानों की स्वीकृति मिली है। जिला पर्यटन अधिकारी सेवा और हेली सेवा नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि इस बार 8 हेली कंपनियों की सेवाएं चलेंगी, जिसमें एक हेली कंपनी को 2 स्थानों से भी हेली सेवा उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि IRCTC के जरिए मई, जून और सितंबर, अक्टूबर के लिए सभी अभी तक 40,000 टिकट बुक हो चुके हैं। उत्तरकाशी के तहसील पुरोला के अंतर्गत भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। पुरोला का कुमोला खंड उफान नदी पर है। किसानों के खेत खलिहानों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। उत्तराखंड को यूं तो शिक्षा का हब कहा जाता है और सरकार बेहतर शिक्षा सुविधाओं के दावे भी खूब करती है, लेकिन पहाड़ आते आते सरकार के ये दावे दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। नारायण बागड़ विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज कोब आज भी कैसे संचालित हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए।
शिक्षा पर करोड़ों खर्च, फिर भी असुविधा। जूनियर हाई स्कूल कॉप का हाल बेहाल। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर सालाना सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने वाली उत्तराखंड सरकार दावा तो खूब करती है, लेकिन पहाड़ आते आते सरकार के दावे भी दम तोड़ते नजर आते हैं। चमोली जिले के नारायणबगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कॉप का हाल बेहाल है। डर के साए में बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं और जिम्मेदार विभागीय अधिकारी जानकारी के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाल है कि क्या विभाग और जिले के वरीय अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? जैसा कि विगत वर्षों से हमारा भवन करीब 10-12 साल से अपूर्ण है। इसमें कई बार जांच हुई, कई बार पहले तो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने इसको बनाया, तब मैं अध्यक्ष नहीं था। इसमें हमारे कम से कम 20 उस टाइम से 10-15 अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, पर हमारा जो भवन है, भवन की अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सीओ साहब भी जिले से आए थे, उन्होंने 2 विभागों से इसकी जांच करवाई निर्माण निगम की, और इसमें पीडब्ल्यूडी थराली के जेई साहब थे और वो थे, दोनों ने जांच की। उस जांच के बाद क्या हुआ, हम लोगों का भी विद्यालय में इसकी कोई भी सूचना नहीं। राज्य के इंटर कॉलेज में है 102 विद्यार्थी। हर एक मौसम में परेशान होते हैं बच्चे। नारायणबगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कॉब में कई सालों से जूनियर हाई स्कूल खस्ताहाल भवन में चल रहा है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 102 के आसपास है, लेकिन इनके पढ़ने के लिए जूनियर हाई स्कूल के 3 कमरे हैं। भूकंप राहत से बना एक टीन शेड, आंगनबाड़ी केंद्र का एक कमरा और प्रभारी प्रधानाचार्य की तरफ से विद्यालय को मिलने वाले फंड से बना एक टीन शेड ही उपलब्ध है। उसके बाद जैसा कि ये विद्यालय ऐसा ही पड़ा है, ऐसे कि कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कई डाकें दी गई, पहले शासन द्वारा, पहले अध्यक्षों ने दी, दूसरों ने दी, पर विद्यालय का जो भवन है वैसे ही है अभी तक हमारे द्वारा। हाँ, उसका जिम्मेदार सरकारी रहेगी, जो कर्मचारियों ने इस ढंग से उसका वो किया है। सरकार लेने को उसको इतने वर्षों से पड़ा हुआ भवन, कोई भी इस इंक्वायरी नहीं कर रहा है। कई बार शासन को हम भी गए थे, अनशन भी किया था, पहले धरना प्रदर्शन हुआ बिल्डिंग के चक्कर में, बहुत कुछ बातें हुई, प्रशासन के संज्ञान में ये बातें नहीं आई। टीन शेड के नीचे गर्मी में कैसे पढ़ेंगे? क्या किसी हादसे का कर रहे हैं इंतजार? मौजूदा वक्त में आलम यह है कि सर्दी में यहाँ कक्षाएं बरामदे में लगानी पड़ रही हैं। वहीं गर्मियों में ये बच्चे टीन शेड में भीषण गर्मी में तपते हैं और बरसात में टपकती छत के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिन कक्षाओं में बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। किसी कमरे में छत का सरिया दिख रहा है, तो कहीं टीन शेड की स्थिति बदहाल है। हमने 6 से और 8 तक बरामदे में पढ़ा है। हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे सर लोग हमें बाहर पे पढ़ाते थे। कई बार हमने कंबाइंड क्लास में भी पढ़ा है। हम 2 क्लासेस साथ में पढ़ते थे, इसलिए हमें पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारा लॉस हुआ है। आगे जाके हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। एक हमारी कक्षा है जिसमें हम बाद में जाके बैठे थे, उसका भी गिरने का डर बना रहता है, और हमारे सर लोग भी हमें बड़े ही डर कर पढ़ाते हैं। वो गिरने ही वाला है, पर पता नहीं चल पा रहा है। 12 वर्षों से चल रहा निर्माण कार्य, 1 करोड़ रुपए खर्च, निर्माण अधूरा, डीएम के आदेश पर जांच रिपोर्ट। 12 सालों में राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण चल रहा है, अब तक पूरा नहीं हो सका। पिछले 12 सालों में 91 लाख की स्वीकृत लागत, 12 लाख रुपए की जिला योजना और मैदान समतलीकरण पर 5 लाख अतिरिक्त खर्च करने के बाद भी राज्य के इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और अधर में लटका है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जनता दरबार में जांच के आदेश दिए। 2023 में जांच शुरू हुई कि आखिर अधूरी बिल्डिंग में पूरा बजट कहां खपा है, लेकिन इसका जवाब अब तक सामने नहीं आया और न ही भवन का निर्माण पूरा हो सका। जो हमारी स्कूल है, स्कूल की समस्या अच्छी नहीं है। ऊपर की स्कूल है, जैसे बहुत सालों से 11-12 सालों से उसका काम चलते आ रहे हैं, पर कभी पूरे नहीं हुई। उसमें भी 4 रूम है, जबकि हमें चाहिए पढ़ने के लिए 7 रूम प्रॉपर। हमें प्रॉपर पढ़ने के लिए नहीं होती। ये स्कूल है हमारी, यहाँ 3 सेट है। 3 सेट में हमें गर्मियों के टाइम पे बहुत गर्मी होती है। गर्मी से कई बच्चे तो बीमार हो जाते हैं, इसलिए पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है हमारी। बाकी ये सीमेंट वाले रूम है, इनमें बरसात के टाइम पर पानी टपकता रहता है, कई बार गिरने आदि का डर भी लगा रहता है, इसलिए सब लोग डरे रहते हैं, हम भी डरे रहते हैं बारिश के टाइम।
पे भी उतनी हमारे अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। और बाकी एक क्लास है, जैसे धूप हो गई, हम ये टीन शेड में बैठे रहते हैं, बड़ी कक्षा, धूप हो गया, ठंडियों के टाइम पे तो ठंड लगती है और रूम में भी उतनी सुविधा नहीं है, इसलिए हमें बाहर बैठना पड़ता है। हादसा हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार? बच्चे मंत्री जी से लगा रहे हैं गुहार। जांच हुई, लेकिन जांच की आंच किसी तक नहीं पहुंची। बरसात के मौसम में इन कक्षाओं में छत टपकती है। छात्र छात्राओं को पठन पाठन में परेशानी होती है। इस स्थिति में बच्चों में डर इस बात का होता है कि कब टीन का शेड गिर जाए, और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि डीएम साहब के आदेश पर जांच हुई, लेकिन इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, यह भी तय नहीं हो पाया। ये विद्यालय है जहाँ पे चल रहा है विद्यालय, ये जूनियर की बिल्डिंग है। और एक्चुअली हुआ क्या, 2008 में स्वीकृति वर्ष इसका 2008 है, जो ऊपर की जो बिल्डिंग बन रही है 2008 है, और उसके लिए 91 लाख के समथिंग जो है पैसा आया था। तो तब से लेकर के 2008 से लेकर के 2013 में कार्य बंद हुआ था, और पुनः 2015 में ये कार्य शुरू हुआ, लेकिन अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो यहाँ की बात करूं मैं, जूनियर का विद्यालय है, और यहाँ पे हम जानते हैं कि विद्यालय कैसे चल रहा है, क्योंकि 3 कमरे हम पे हैं और कक्षाएं हमारी 9 कक्षाएं हैं। अगर 11 ये भी को माने तो 9 कक्षाएं टोटल हैं। तो उस वक्त से लेकर के आज तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है विद्यालय को संचालित करने में। कई बार ऐसा होता है कि कई कक्षाओं को हमारे एक साथ बिठाना पड़ता है। कई बार ये भी आता है समय कि हमको दिन में विद्यालय का जो समय होता है उससे पहले भी जो बच्चों की छुट्टी कर देनी पड़ती है, क्योंकि मौसम खराब हो जाता है। तो जो बिल्डिंग है, जो कक्षाएं हैं, वो इतनी उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है कि कभी भी गिर सकता है, और यहाँ तक बच्चों को भी और हमारे स्टाफ को भी नुकसान हो सकता है। तो 2015 में पुनः पुनरीक्षित हुआ, और 176 पॉइंट कुछ लाख जो है इसके लिए स्वीकृत हुआ था। उसके बाद स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी। हैरान करने वाली बात है कि यहाँ एक और 12 वर्षों से राज्य के इंटर कॉलेज का भवन 1 करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी अधूरा है, और ग्रामीणों की शिकायत पर चली जांच अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। वहीं इस लापरवाही का सीधा खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में क्या क्या परेशानी होती है और हमें झेलनी पड़ती है। जैसे कि हमें पता है ये जूनियर हाई स्कूल है, हम यहाँ हमारी स्कूल ऊपर बन रही है, काफ़ी सालों से वो नहीं बन पा रही है। हमें यहाँ ठंडियों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें काफ़ी ठंड लगती है, हमें बाहर पढ़ना पड़ता है, जिससे हमें पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और गर्मियों में जो टीन सेट है उसमें हमें इतनी गर्मी होती है कि काफ़ी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। और कुछ यहाँ ऐसे भवन हैं जो खंडर हो चुके हैं। तो मेरा विधायक जी और शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप हमारे इस स्कूल के भवन को जल्द से जल्द बना दे तो आपकी काफ़ी मेहरबानी होगी। देहरादून में बैठी बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री को जब कभी भी मौका मिलता है तो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन लगता है कि मंत्री जी जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं हैं। अगर मंत्री को पता होता तो एक बार अधिकारियों से इसकी जानकारी जरूर लेते। चमोली के थराली से हॉर्नबिल टीवी के लिए मोहन गिरी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।